Hello student, this is Shivani Chauhan, Assistant Professor in Ganga Institute of Education. So today we will talk about next topic of MET 4th, first SAM, Introduction to Educational Research का next topic करेंगे Areas of Educational Research and Researcher Process. So कहाँ कहाँ पर आप कौन से areas है जहाँ पर आप educational research कर सकते हो और ये आपका रहेगा Unit 1 का that is Nature and Scope of Educational Research का next topic. स्टार्ट करते हैं. सो एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च देखते हैं. एरियाज मतलब कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं या फिर कौन कौन सी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन हैं जहाँ पर आप एजुकेशनल रिसर्च को जारी कर सकते हो या फिर कर सकते हो. तो टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज में यूज कर सकते हो, एजुकेशन साइकोलॉजी में, एजुकेशन पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पेशल एजुकेशन में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल एजुकेशन एंड द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन में. सो डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर आप इस एजुकेशनल रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो. इसको डीप में पढ़ेंगे सभी को, एक एक पॉइंट को अच्छे से बिल्कुल, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च. तो हमने पढ़ी है एजुकेशनल रिसर्च वो चीज़ें, वो रिसर्च एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, जब एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए, फिर जो भी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व आउट करने के लिए आप जब रिसर्च कंडक्ट करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि कोई पॉलिसी है एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो अगर वो आपको सिस्टमेटिक वे से बतानी है और नई पॉलिसी तैयार करनी है, नई चीज़ें तैयार करनी है, तो आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो इसके ऊपर और बता सकते हो कि क्या लैग्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, और फिर उसके बाद आप नए जो अपने भी जो भी समाधान है वो आप बता सकते हो, वो आप मेंशन कर सकते हो. सो एजुकेशनल रिसर्च में डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पर आप टीचिंग, लर्निंग, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इन सब पर रिसर्च कर सकते हो. और अब हम पढ़ेंगे जो मेजर एरियाज है जहाँ पर रिसर्च करना बहुत ईजी है और वहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं एजुकेशन से रिलेटेड. सो फर्स्ट वन इज द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन. तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे पहले की बात करें ट्रेडिशनल टाइम की, तो जो पढ़ाने का तरीका होता था वो मोस्टली बेस्ड होता था, रिलाई होता था लेक्चर मेथड पे, कि टीचर आपको पढ़ाती थी, आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर है वो बुक लेकर के आती थी और फिर बताती थी कि ये है, ऐसे बताती थी. मतलब लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता था. फिर क्या देखा, फिर डिफरेंट फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और इन सब ने देखा कि ये मेथड ऐसा है जिसमें बच्चों पे बर्डन दिया जा रहा है या फिर बच्चे सिर्फ पैसिव लिसनर बन रहे हैं. तो इसलिए फिर क्या हुआ, रिसर्च आई, रिसर्च की लोगों ने, है ना, इस पे बात करी और फिर देखा कि कौन सा मेथड बेस्ट है, कौन सा और मेथड डिस्कवर कर सकते हैं. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें, जैसे डिस्कवरी लर्निंग मेथड आया है ना, लर्नर सेंटर्ड जो है बेसिकली, वो सारे कैसे आए, रिसर्च के माध्यम से ही. सो ये एरिया फोकस करता है व्हाट इज टोट एंड हाउ इट इज टोट, कि क्या बच्चों को पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा. पहले बुक जो सारी चीज़ें होती थी बस उस पर जोर दिया जाता था, उस पर स्ट्रेस दिया जाता था, बट रिसर्च के बाद प्रॉब्लम्स को देखने, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उस पर रिसर्च हुई और फिर देखा गया कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान देना चाहिए, है ना. तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पोर्ट्स कंडक्ट करेंगे, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस लगाएंगे टाइम टेबल में. सो डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, इवेल्युएशन ऑफ करिकुला, डिजाइनिंग करिकुला अलाइन विद लर्नर्स नीड्स, सोसाइटल गोल्स एंड नेशनल फ्रेमवर्क. अगर आप करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम को बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग अलाइन कर दोगे, उनके साथ मिला करके चलोगे, तो जिससे कि हम एक अच्छा करिकुलम, अच्छा पाठ्यक्रम बना सकते हैं जिसमें बच्चों का नीड, इंटरेस्ट रहेगा, तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनका होलिस्टिक विकास हो सकता है ना. जो भी सोसाइटी की नीड्स है उसको भी आपको ध्यान में रखना है और नेशनल फ्रेमवर्क क्या है, मतलब जो नेशनल पॉलिसी है उसको भी ध्यान में रखना है. जैसे हमारी एनईपी कहती है कि जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसमें आप ऐसी चीजें इंक्लूड करो जो बच्चों का सर्वांगीण विकास को हेल्प करे, उसको डेवलप करने में हेल्प करे. तो उसके लिए आप क्या जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, तो वो अलाइंड होना चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. सो इवेल्युएट करना करिकुलम की रेलिवेंस को कि कितना सही है वो, क्या हमने जो पाठ्यक्रम बनाया है, क्या जो पॉलिसी मेकर्स ने या फिर जो पाठ्यक्रम बनाते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क, तो उन्होंने वो जो करिकुलम बनाया क्या वो रेलिवेंट है भी बच्चों से, है ना,
कोहेरेंस उसकी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है। अगर वो बच्चों के काम ही नहीं आ रहा है जो उनको पढ़ाया जा रहा है, तो उस पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो रिवाइजिंग करिकुला बेस्ड ऑन फीडबैक एंड रिसर्च एविडेंस। तो जब हमें कुछ रिसर्चेस मिलेंगी, कुछ हमें ऐसा मिलेगा कि कोई इंसान है, कोई थ्योरिस्ट है या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट है, फिलोसोफर है, उसने रिसर्च करी, उसने देखा कि यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो एग्जाम्स होते हैं, है ना, टर्म एंड एग्जाम, ये बच्चों की रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देते हैं, ना कि उनकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को, या फिर जिससे उनको समझ आ सके, अंडरस्टैंडिंग नहीं करा पाते हैं। तो इस पर रिसर्चेस हुई, फिर बताया गया कि आप डिफरेंट डोमेन्स को भी चेक कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो बच्चों को। बच्चों के मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, उन पर आप ध्यान दे सकते हो। जरूरी नहीं है हर बच्चा अकेडमिक वे में ही अच्छा होगा। या फिर करिकुलम आपके लिए कैसा है, करिकुलम जो बनाया गया है वो कैसा है, बच्चों को चीजें समझ में आ भी रही हैं कि आपने ऐसा तो सिलेबस नहीं बना दिया जिसमें आपने बनाया हो फोर्थ क्लास के बच्चे के लिए और कंटेंट डाल दिया हो सेवन्थ क्लास के बच्चों का। तो जो फीडबैक मिलेगा और रिसर्च एविडेंस मिलेगी, उसकी वजह से हम रिवाइज कर पाएंगे उस पाठ्यक्रम को। तो पर्पस क्या है इसका, कि करिकुलम जो पाठ्यक्रम जो हम बना रहे हैं, जिसमें हम एकेडमिक नीड्स का भी ध्यान रख रहे हैं बच्चों की, और नॉन एकेडमिक का मतलब को करिकुलर का भी, तो वो रेलिवेंट रहे, बाल केंद्रित रहे और आउटकम ओरिएंटेड। आउटकम ओरिएंटेड कैसे, कि उससे कुछ हमें देखने को मिले, बच्चों के अंदर चेंजेस देखने को मिले, बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, या फिर आप बोल सकते हो उनमें कुछ चेंज आए, उनमें कुछ बदलाव आया जो हम पढ़ा रहे हैं। तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमने जो पढ़ाया है वो इफेक्टिव है, वो आउटकम बेस्ड है। ओके, सो ये हिंदी में है। शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षण अधिगम नीति, प्रौद्योगिकी, समाज और वैश्विक परिप्रेक्ष्य से संबंधित व्यापक क्षेत्रों को शामिल करता है। प्रमुख क्षेत्रों का विवरण नीचे दिया गया है। पाठ्यक्रम और शिक्षण, जिसमें पाठ्यक्रम का विकास और मूल्यांकन आता है। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, कि यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम प्रासंगिक, शिक्षार्थी केंद्रित और परिणाम उन्मुख बना रहे। सो नेक्स्ट इज अ टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। सो कंपैरेटिव स्टडी हमें क्या बताती है कि कौन सी टीचिंग अप्रोच अच्छी है। क्या वो लेक्चर मेथड अच्छा है, क्या डिस्कशन मेथड अच्छा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अच्छी है। तो जब भी आप किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल आप 3 बच्चों में कंपैरिजन कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कंपैरिजन क्यों करते हैं हम, कुछ बेटर देखने के लिए या फिर उसमें कुछ ड्रॉबैक देखने के लिए, है ना। तो कंपैरेटिव स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा मेथड इफेक्टिव है पढ़ाने का, कौन सा तरीका सही है। सो इनोवेटिव पेडागोजीज हम लेकर के आ सकते हैं। इनोवेटिव पेडागोजी मतलब जो बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग को, मतलब समझ को बढ़ाएं बच्चों की, और एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चे सीखें, है ना। सिर्फ आप उनको बुक्स के थ्रू ही नहीं सिखा रहे हो, आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू, उनकी रियल लाइफ को इंक्लूड करके बच्चों को पढ़ाया जाए। सो इससे क्या होगा, इनोवेटिव पेडागोजीज आएंगे, नए तरीके आएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसमें बच्चे खुद मीनिंग मेकिंग करते हैं अपने वर्ल्ड का, अपनी जो पढ़ाई है कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज का, और गाइडेंस लेकर के किसकी, टीचर्स के द्वारा। सो एक्सपीरियंशियल, जहाँ पर एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं, और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम्स दे दी जाती है, कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें बच्चों को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं। कोई पहले बच्चों को सिमिलर सिचुएशन दे दी जाएगी उसके लाइफ से रिलेटेड, फिर थोड़ी ऐसे कॉम्प्लेक्स कर देंगे जैसे जैसे बच्चे सीखते जाएंगे। और टीचर का क्या काम होगा यहाँ पर, बच्चों को गाइड करना, ना कि अगर बच्चे गलती करें तो आप उनको मार पीट दो, नहीं, मारना पीटना नहीं है, बस आप उनको गाइड कर सकते हो, उनको सही राह दिखा सकते हो। तो इसका पर्पस है कि टीचिंग को इफेक्टिवनेस बनाना, ताकि हर बच्चा अच्छे से पढ़ सके, हर बच्चे की समझ बढ़ सके, और टीचर जो भी उनके आउटकम है, टीचर का जो लेसन प्लान बनाया, उनका जो आउटकम है वो सही तरीके से अचीव हो पाए, और स्टूडेंट अचीव कर सके, है ना। सो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें, तो जो इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स हैं या फिर लेसन प्लान है, वो इस तरह से डिजाइन करे जाए जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हो। आप अगर बच्चों का कॉग्निटिव डोमेन ले रहे हो आउटकम में, तो आप अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन भी लो, जैसा कि ब्लूम टेक्सोनोमी में भी लिखा है। तो हम जब भी लेसन प्लान बनाते हैं, तो हम इन तीनों आउटकम बेस्ड आउटकम को देख करके बनाते हैं, कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, है ना, हेड, हैंड और हार्ट। सो इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी, मल्टीमीडिया एंड डिजिटल कंटेंट का आप यूज करो, आप कंप्यूटर्स का यूज करो, आप स्मार्ट बोर्ड्स का यूज करो बच्चों को पढ़ाने के लिए। डिजिटल कंटेंट उनको पीडीएफ के फॉर्म में या फिर इमेजेस के थ्रू बच्चों को सिखाओ। अगर हम स्लाइड्स बनाते हैं और उसमें इमेजेस ना ऐड करें, तो वो खाली खाली सी लगती है। बट जहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बच्चों को विजुअल लर्निंग कराई जा रही है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्निंग कराई जाइए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जा रही है, तो जिससे बच्चे एंगेज होंगे, इन्वॉल्व होंगे, और एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उनके क्लास में। सो इसके लिए आप ब्लेंडेड और फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोचेस यूज कर सकते हो। ब्लेंडेड मतलब
जहाँ पर आप उन बच्चों को भी पढ़ा रहे हो जो क्लास में बैठे हैं, और उन बच्चों को भी पढ़ा रहे हो जो अभी मौजूद नहीं है, क्या किसी रीज़न से वो घर पे हैं या फिर वो ऑनलाइन लर्निंग ही करते हैं। तो आप मिक्स्ड अप्रोच यूज़ कर सकते हो, है ना? और फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है कि जहाँ पर पहले आप बच्चों को बोल दोगे कि आप इस को पढ़ के आना, इस टॉपिक को पढ़ के आना, और जितना आपको समझ में आए फिर हम डिस्कस करेंगे और उनकी ही नॉलेज को हम और भी बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आज पढ़ के आना, तो आप पढ़ोगे कुछ ना कुछ चीज़ तो पढ़ोगे, है ना? इसका मतलब पढ़ोगे, यूजेस पढ़ोगे। फिर हम क्लास में नेक्स्ट डे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। डिस्कशन क्यों? क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी, फिर आपकी जो मिस्टेक्स होंगे या फिर जो आप नहीं करके आ पाए होंगे उसको और भी इलेबोरेट करूंगी आपके पॉइंट को। तो ये है फ्लिप्ड क्लासरूम, जिसमें पहले बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, फिर क्लास में कराया जाता है। पहले क्या होता था, पहले बच्चों को क्लास में सारा कुछ करा दिया गया, सारा चैप्टर करा दिया, बच्चों को बोला कि जाओ आप अपनी एक्सरसाइज करके आओ। एक्सरसाइज मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स होते थे, क्वेश्चन आंसर्स, ये सब देख करके आओ। ऐसे नहीं, अब क्या है, बच्चों को पहले होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क इन द सेंस कि बच्चे को बोला जाएगा कि आप पढ़ो जा करके, फिर हम इसको इसके बारे में देखेंगे। सो ये फ्लिप क्लासरूम, तो ऐसी अप्रोच से आप डिफरेंट बच्चों को इंक्लूड कर सकते हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल सकता है, जिससे कि इंस्ट्रक्शन, जिससे कि पढ़ाने का तरीका एक सिस्टमेटिक वे में बनेगा। अगर टीचर प्रॉपर तरह से लेसन प्लान बना करके जाएगा, तो उससे हर यूनिट का, हर टॉपिक का पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, मैंने क्या होमवर्क दिया है, क्या नहीं दिया है, और क्या मेथड मैं यूज कर सकती हूँ जिससे मैं सभी बच्चों को इन्वॉल्व कर सकती हूँ। तो एंगेजिंग कैसे बना सकती हूँ, या फिर टेक्नोलॉजी अनेबल कैसे बना सकती हूँ, जिसमें मैं तकनीकों का इस्तेमाल कर सकूँ, जिसमें मैं डिफरेंट जैसे स्मार्ट बोर्ड्स का, विजुअल चीज़ों का यूज कर सकूँ, वीडियोज का यूज कर सकूँ, ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। सो ये हिंदी में है, शिक्षण विद्या और रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, और अनुदेशात्मक डिजाइन और प्रौद्योगिकी एकीकरण क्या होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज द एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसमें आप कैसे कर सकते हो रिसर्च। सो बेसिकली ये एजुकेशन साइकोलॉजी हमें बताता है कि यहाँ पर बच्चों के बिहेवियर को पढ़ा जाता है, उस पर फोकस करा जाता है कि बच्चों का क्या बिहेवियर है। अब जब आप करिकुलम बना रहे हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए कि आप बना किसके लिए रहे हो करिकुलम, किसके लिए आप ये जो पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको लर्नर के बिहेवियर को, हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसका मतलब ही क्या है, आप बच्चों के बिहेवियर के बारे में आपको जानना जरूरी है सबसे, उनके मेंटल प्रोसेस को, उनके डेवलपमेंट को। सो लर्निंग थ्योरीज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जैसे कि बिहेवियरिस्ट है, जहाँ पर आपका बिहेवियर में चेंज करके आपको सिखाई जाती हैं चीजें, जैसे कि जेबी वॉटसन ने इसके बारे में बोला, फिर उसके बाद पैवलोव ने, स्किनर ने इसके बारे में बात करी कि आप कैसे बिहेवियर चेंज करके रिवार्ड एंड पनिशमेंट के जरिए, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स के जरिए आप बच्चों को कैसे चेंज कर सकते हो, उनकी उनकी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। फिर कॉग्निटिविस्ट ने बोला कि आप संज्ञानात्मक, सॉरी दैट इज अ, हाँ, संज्ञानात्मक विकास करके, मतलब आप उनका बौद्धिक विकास करो। आप क्या करो कि उनके अंदर जो भी एबिलिटीज है उनको इंक्रीज करो, जैसे कि जीन पियाजे हो गए, या फिर लेव वाइगोत्स्की हो गए, ब्रूनर हो गए। और कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी की बात करें, तो जहाँ पर बच्चे निर्माण करें अपनी नॉलेज का खुद, जिसमें आप जॉन डीवी का भी नाम ले सकते हैं, और दैट इज आप जीन पियाजे का भी नाम ले सकते हैं। तो ये थ्योरीज हमें क्या बताती हैं कि बच्चे का क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति में बच्चा कितना पढ़ सकता है, कितना समझ सकता है ना? सो बच्चों की मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलिजेंस, इन सब पर फोकस करा जाता है, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट पर, मतलब संज्ञानात्मक विकास पर और इमोशनल डेवलपमेंट पे, कि बच्चे कितना समझ सकते हैं, किस एज में, किस स्थिति में। जैसे जो पियाजे की थ्योरी थी, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात करी थी अकॉर्डिंग टू एज, कि 0 से 2 तक बच्चा कितना समझ सकता है, उसका कितना बौद्धिक विकास हो जाता है, फिर 2 से 7 तक उसे इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है उसके अंदर, है ना? और डिसेंट्रेशन, सॉरी सेंट्रेशन होता है उसके अंदर, कि एक ही तरह से बस अपने ही विचारों को देखता है, ईगो सेंट्रिसिज्म होता है। 7 to 11 की बात करें, तो यहाँ पर बच्चा सेंट्रेशन, बच्चे डिसेंट्रेशन बच्चे के अंदर आ जाता है, कंजर्वेशन अप्रोच आ जाती है उसके अंदर, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, वो रिवर्स कर सकता है चीजों को, जैसे जैसे फिर वो बड़ा होता है, 11 to 15 या 14 ईयर्स की एज में आता है, तो अब बच्चा हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है,
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी बढ़ जाती है ना? तो कैसे बच्चों का विकास होता है अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों को पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च कर सकते हो। आपको लगता है कि किसी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके आगे रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि कॉग्निटिव थ्योरी में अगर हम बात करें, तो पियाजे ने जो थ्योरी दी थी, उसके बाद फिर लेव वाइगोत्स्की ने इसका क्रिटिसिज्म किया था और बोला था कि जैसे जीन पियाजे ने सिर्फ किसको इन्वॉल्व करा है, एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करा है, हेरिडिटी को इन्वॉल्व करा है, मैच्योरेशन को इन्वॉल्व करा है। तो और जो फैक्टर्स है जैसे सोशल फैक्टर या लैंग्वेज फैक्टर या फिर दैट इज कल्चर फैक्टर, उसको इन्वॉल्व करना भूल गए या फिर उसको इन्वॉल्व नहीं करा है, जिसकी वजह से फिर लिव वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी दी और बताया कि बच्चों की कॉग्निटिव पर, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास पर लैंग्वेज का, सोसाइटी का और कल्चर का भी प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर रिसर्च हुई उसके बारे में और फिर रिसर्च होकर के पता चला कि क्या कमियां हैं और इस पर हम रिसर्च कर सकते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज द मोटिवेशन एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकती है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब अब आप बच्चों का आप बोल सकते हो कि एक तो ये है कि बच्चे के अंदर से ही चीजें आए कि वो हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसके अंदर जज्बा हो। और एक ये कि आप जब रिवार्ड दोगे या फिर कोई भी पनिशमेंट दे रहे हो या फिर रिवार्ड दे रहे हो, प्रेज कर रहे हो बच्चों को, तभी बच्चा अच्छा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये एक तरह से आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर, कि कैसे हम बच्चों का इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ाएं। कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो क्लासरूम क्लाइमेट के ऊपर और टीचर बिहेवियर के ऊपर, कि टीचर का क्या बिहेवियर है, क्या उसके अंदर जेंडर स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं बच्चों को लेकर के, है ना, या फिर डिफरेंसेस डिस्क्रिमिनेट करते हैं, क्लासरूम का क्या क्लाइमेट है, क्या बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के वर्क करना चाहते हैं या फिर सबके अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई एक दूसरे के साथ बैठ करके काम नहीं करना चाहता। तो आप ये सारी चीजों पर स्टडी कर सकते हो। एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होंगी जिसमें हम हर बच्चे को इन्वॉल्व कर पाएंगे क्लास में। तो ये सो पर्पस क्या है इसका, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाना। अगर आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर रिसर्च करते हो, देखते हो कि बच्चा इंट्रिंसिकली अगर मोटिवेट होता है तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट उत्पन्न होगा और वो जो उत्पन्न होगा इंटरेस्ट, वो हमेशा के लिए होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बार का नहीं कि आपने कोई साइकिल ला करके दे दी फिर बच्चा पढ़ गया, फिर जब वो साइकिल पुरानी हो गई अब कोई मतलब नहीं है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा और परसिस्टेंस की कंटिन्यूटी बढ़ेगी। अब वो डट करके, अब वो उनका उनके अंदर जज्बा होगा कि पढ़ने का, सीखने का चीजें, है ना। इसलिए हम एजुकेशन साइकोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान, तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान अनुसंधान शिक्षार्थियों के व्यवहार, मानसिक प्रक्रिया और विकास पर केंद्रित करता है, जिसमें अधिगम सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास आ जाते हैं और प्रेरणा और छात्र सहभागिता। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट एरिया क्या है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स। सो आप असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पर रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो इसके ऊपर भी कि बच्चों का असेसमेंट हमें कैसे करना है। जैसे पहले बच्चों का असेसमेंट कैसे होता था, सिर्फ टर्म एंड एग्जामिनेशन होते थे या फिर लास्ट में जो एनुअल एग्जामिनेशन होते थे जिसमें सारा सिलेबस बच्चों का आता था। फिर देखा गया कि वहां पर बच्चों को बर्डन देखने को मिलता है बच्चों के ऊपर। एक साथ सारा सिलेबस, आप एक साथ सारी यूनिट कैसे याद कर सकते हो, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। अगर आपको भी जैसे एमएड में एक साल में ये सारा सिलेबस दे दिया जाता, सारे जो भी आपको एमएड फर्स्ट सेकंड में बांटा गया है, तो आप भी, आपके ऊपर भी बर्डन होता। बट आपका बर्डन ईज करने के लिए, थोड़ा घटाने के लिए फिर इसको सेमेस्टर वाइज कंपाइल कर दिया गया। तो मतलब अब सिर्फ समेटिव असेसमेंट ही नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी अब लेते हो। जैसे असाइनमेंट्स के जरिए भी बच्चे मार्क्स ले सकते हैं, है ना, यूनिट टेस्ट के जरिए भी मार्क्स ले सकते हैं। तो आपको कैसा असेसमेंट का तरीका अपनाना है, ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन या फिर कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन क्या हो सकता है, जिसमें आप बच्चों को हर तरह से इवैल्यूएट करो और कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करो, उनका क्विज लेकर के, असाइनमेंट्स लेकर के, एमसीक्यूज लेकर के, और फीडबैक कैसे लिया जाएगा हमें बच्चों से, और हमें बच्चों के फीडबैक के बारे में कैसे पता चलेगा, तो वो हम ऑब्वियसली इवैल्यूएशन के जरिए देख सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया है क्या वो बच्चों को समझ में आ पाया, तो उसके लिए आप फीडबैक ले सकते हो। और ग्रेडिंग प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हो जिसमें कंपटीशन कम होगा और बच्चों के अंदर नकारात्मकता नहीं आएगी दूसरे बच्चों के मार्क्स देख करके। ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें जहां पर आप ग्रेड्स दे करके बच्चों को इवैल्यूएशन करते हो, जैसे ए प्लस हो गया, ए हो गया, बी प्लस हो गया, बी हो गया, है ना। तो ऐसे ग्रेड्स दे करके, ना कि मार्क्स दे करके। तो मार्क्स में क्या होता है, बच्चों को लगता है कि उनके बहुत कम मार्क्स है। अगर ग्रेड्स की बात करें तो वहां पर जैसे 90 टू 100 के लिए एक फिक्स पैटर्न होता है कि ए प्लस ग्रेड जो होगा वो 90 टू 100 बच्चों के लिए आएगा। ए ग्रेड की बात करें तो वो 89 टू
दैट इज 89 टू 80 तक के परसेंटेज वाले बच्चों के लिए आएगा। तो ऐसे ग्रेडिंग बना दी गई है जिससे आप बच्चों का लर्निंग आउटकम एक्यूरेटली और फेयरली असेस कर सको, मतलब माप सको, है ना। हर बच्चे को अच्छे से तरीके से आप मेजर कर सको। सो अधिगम परिणामों का आकलन एवं मूल्यांकन, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, वैकल्पिक और सतत मूल्यांकन, और प्रतिक्रिया और मूल्यांकन प्रक्रियाएं। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो मूल्यांकन में, रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर, ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह से इवेलुएट कर सको, प्लस आपको फीडबैक भी सही मिल पाए बच्चों से। ओके, सो नेक्स्ट इज द एजुकेशनल पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिस एरिया स्टडीज एजुकेशन एट द सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, पॉलिसीज जो होती हैं वो यूज हो रही हैं या फिर वो कामयाब हो रही हैं या नहीं हो रही है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे किस लेवल पर कितना हमें यूज करना है, क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज है। सो स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इसमें आ जाता है। इसमें रोल ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स पर आप रिसर्च कर सकते हो। इंस्टीट्यूशन प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग पर आप कर सकते हो कि कैसे आप एक इंस्टीट्यूशन की प्लानिंग आप किस तरीके से करो जिसमें सोसाइटी की भी नीड्स को ध्यान में रखा जाए, बच्चों की नीड्स को भी ध्यान में रखा जाए, और सभी बच्चों के लिए शिक्षा शिक्षा पे केंद्रित करा जाए। सो डिसीजन मेकिंग कैसे होंगी, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और अफेक्टिवनेस कैसे होगा, जिसमें आप टीचर्स के ऊपर भी ध्यान दो, बच्चों के ऊपर भी ध्यान दो। तो जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी और लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज होगी अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो। सो एजुकेशन पॉलिसी एनालिसिस एंड रिफॉर्म, जैसे जो रिफॉर्म्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनईपी 2020 आई है, ये आ गई, ठीक है, दे दी सरकार ने। फिर उसके बाद अगर आप इस पे इवैल्यूएशन या फिर इसको चेक नहीं करोगे, इसका एनालिसिस नहीं करोगे कि क्या इसमें बातें कही गई हैं और कितना हमने अभी तक इम्प्लीमेंट करा है, तो तब तक आप क्या नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते, रिफॉर्म नहीं ला सकते। तो आप रिसर्च के जरिए क्या कर सकते हो, इन सब चीजों में रिफॉर्म ला सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स हैं या फिर क्यों अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। सो एनालिसिस करना नेशनल स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को, पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, अब नई पॉलिसी आई है तो कैसे आपको इंप्लीमेंट करनी है, धीरे धीरे करके या फिर अचानक से ही आप सारा एजुकेशन सिस्टम बदल दो। तो और ये स्टडी पे इम्पैक्ट कैसे डालेगी, है ना, क्या सुधार हो सकते हैं और एजुकेशन में, इन सब चीजों पर आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इज, ये हिंदी में है, शैक्षिक नीति और प्रशासन। यह क्षेत्र शिक्षा का अध्ययन प्रणालीगत और संस्थागत स्तर पर करता है। नेक्स्ट इज द एरियाज ऑफ एजुकेशन रिसर्च की बात करें तो इसका पर्पस क्या है, टू सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। जब आप रिफॉर्म लाते हो, जब आप रिसर्च करते हो, तो इससे हमें पता चलेगा एविडेंस के बेस पर कि हाँ ये लैक्स हैं या फिर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी हमारी पॉलिसी में और इसमें हम सुधार कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही कुछ भी अपनी बातें बना करके बोल दो तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा, बट आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से हाइपोथेसिस बनाते हो, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो इक्विटी एक्सेस एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन के लिए भी आप कर सकते हो रिसर्च। जैसे अगर कहीं पर बायसनेस हो रही है, स्टीरियोटाइप्स अभी तक चले आ रहे हैं ना, रूढ़िवादी सोच आ रही है, या फिर कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, तो वहां पर आप रिसर्च कर सकते हो कैसे सबको इंक्लूड करा जा सकता है। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकते हो, हर बच्चों तक एजुकेशन कैसे पहुंचा सकते हो, और इक्वल तरीके से। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि जो बच्चे को एक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, है ना, सबके पास इंटरनेट फैसिलिटी हो, सब जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है उस पर केंद्रित हो सके, या फिर आप बोल सकते हो कि वो मिल सके सबको, इक्विटेबल एजुकेशन, और हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके, चाहे वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता हो, चाहे उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो, तो हर बच्चा एजुकेशन ले पाए, जिससे कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करा जा सकता है और इक्वालिटी ला सकते हैं हम एजुकेशन में। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, देखो दो चीजों से हम ये इक्विटी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। फर्स्ट इज द फर्स्ट इज द इक्वालिटी, जो हम हमेशा सुनते हैं, है ना, ये दोनों ही अलग है, इक्वालिटी और इक्विटी। इक्वालिटी क्या है, फॉर एग्जांपल आप तीन बच्चे हो, एक की हाइट 4 फीट है ना, एक की 5 फीट है और एक की 5.5 फीट है। आप तीनों मैच देखने गए हो और आपने देखा कि मैच मैच देखने के लिए हम जहाँ पे बैठे हुए हैं वहां से एक दीवार लगी हुई है, तो हम देख नहीं पा रहे, मतलब जो 5 फीट 5.5 फीट का वो तो इजीली देख पा रहा है, पर
5 फीट वाला क्या है कि वो थोड़ा उठ उठ कर देख रहा है, 4 फीट वाला बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है क्योंकि दीवार की वजह से। तो यहाँ पर क्या है, सबको सेम लेवल ऑफ ग्राउंड दिया गया है, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको सेम लेवल अपॉर्चुनिटी दी गई है, कोई अलग से आपको बेनिफिट नहीं दिया गया। तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी। बट अगर आपको क्या करा जाए, जो 4 फीट का है जो बच्चा, जो इंसान, उसको आपने स्टूल ला करके दे दिया, और जो 5 फीट का है उसको भी आपने थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा स्टूल आकर के दे दिया, और जो 5.5 फीट का था उसके लिए कुछ भी नहीं दिया आपने, है ना। तो मतलब जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, आपने उनकी हेल्प कर दी उनकी नीड्स के अनुसार, और जिसको नहीं चाहिए थी उनकी हेल्प नहीं करी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इक्विटी। ओके, तो ये है इक्वालिटी और इक्विटी में फर्क। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि देखो, ये जो सबसे बड़ा था, इन सबके इक्वल लाने के लिए, सबको इक्वल लाने के लिए आपने हेल्प प्रोवाइड कर दी जिनको हेल्प की जरूरत थी। तो इसी को इक्विटी कहा जाता है। तो जैसे कि सोशल जस्टिस आएगी और इक्वालिटी आएगी एजुकेशन में, हर बच्चे को शिक्षा मिल पाएगी। तो उद्देश्य क्या है, साक्षर आधारित नीति निर्माण का समर्थन करना। किसका था ये, एजुकेशनल रिफॉर्म्स और पॉलिसीज का था। शिक्षा में समानता, पहुंच और समावेशन। ओके, नेक्स्ट इज द स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन क्या है, जहाँ पर रिसर्च होती है लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स पर। स्पेशल एजुकेशन क्या है, जहाँ पर आप रिसर्च करते हो उन बच्चों पर जिन जो अलग अलग तरीके से पढ़ना सीखते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता, तो उनको हियरिंग एड दे देते हो आप। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, सॉरी दिखाई देता है बट सुनाई नहीं देता, तो आप उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू बता सकते हो। किसी बच्चों को लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है, तो यहाँ पर आप स्पेशल एजुकेशन कर सकते हो लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स वाले बच्चों के ऊपर। सो रिसर्च ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। तो आप रिसर्च कर सकते हो उन बच्चों पर जो डिसेबिलिटीज से ग्रसित है, जिनको प्रॉब्लम्स है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, आईसाइट वीक है, या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ब्लाइंडनेस है बिल्कुल। सो लर्निंग डिफिकल्टीज और डिसेबिलिटीज पर आप रिसर्च कर सकते हो, कैसे आप डिफरेंट स्ट्रेटेजीज लेकर के आ सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, अलग अलग स्ट्रेटेजीज। और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज कैसे दे सकते हो, जैसे बच्चों को नहीं सुनाई दे रहा है तो आप उनको हियरिंग एड दे सकते हो, है ना। या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। कोई बच्चा नहीं चल पाता है तो उसको आप व्हील चेयर दे सकते हो। सो ये सारी कुछ टेक्नोलॉजीज आप प्रोवाइड कर सकते हो। जिसको दिखाई नहीं देता उसको ब्रेल स्क्रिप्ट आप दे सकते हो, टैक्टाइल जिसमें वर्ड्स होते हैं, जो टच करके फील करके वो समझ लेगा। ओके, तो ये प्रोवाइड करना, और ये सब चीजें और भी क्या क्या चीजें आ सकती है वो आप रिसर्च के माध्यम से अपनी जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो उसको एविडेंस बेस्ड दिखा सकते हो। सो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस हम कैसे लागू कर सकते हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको इंटीग्रेट करना एक ही स्कूल में, दोनों तरह के बच्चों को, टीचर को ऐसे पढ़ाना कि जिसमें सभी बच्चों पर ध्यान दे सके, सभी बच्चों की नीड्स को पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि आपने क्लास में तो बैठा लिया बट आप पढ़ा रहे हो एवरेज बच्चों की जैसा, नहीं, ये नहीं करना है आपको, डिफरेंट बच्चों की नीड्स के अनुसार करना है। ओके, तो टीचर प्रिपेयर्डनेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचर को प्रिपेयर करना है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, कैसे उसे सॉल्व आउट करा जाए, इतनी बड़ी क्लास में कैसे हम इन सब चीजों को देख सकते हैं। सो विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा पद्धतियां हमने देख लिया। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज एंड सपोर्ट सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कई बार कह देते हैं कि हम आपको 24/7 आवर आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, टीचर्स हर बार प्रोवाइड करेंगे, बट नहीं करते हैं। कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर वो नहीं चाहते हैं कि हम करें, है ना। तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स कैसे देखे जा सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडीएचडी से ग्रसित है, मतलब वो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर उनके अंदर होता है, हर चीज में उछलने लगते हैं, चुपचाप नहीं बैठते हैं क्लास में, है ना, किसी सबको परेशान करना, ये सब इनके लक्षण होते हैं। तो अगर आप अर्ली एज में ही देख लो तो उसे सुधार सकते हो, बट नहीं देखोगे तो वो फिर सुधर नहीं सकता है, वो फिर और भी प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो रेमेडियल टीचिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो बच्चों को। रेमेडियल टीचिंग मतलब जिसको भी प्रॉब्लम है आप उसको हेल्प कर सकते हो, और काउंसलिंग एंड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना। तो इन सब चीजों पर आप रिसर्च कर सकते हो, बेटर तरीके आप लेकर के आ सकते हो, ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिल सके एजुकेशन की, और सबके ऊपर ध्यान दिया जा सके। सो हस्तक्षेप रणनीतियां और सहायता सेवाएं, प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम, उपचारात्मक शिक्षण और परामर्श और सहायता प्रणालियां। सो ये
नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या, जो आप ट्वेल्थ के बाद आ जाते हो। ट्वेल्थ के बाद आप बीकॉम करते हो, बीए करते हो, मतलब यूजी कोर्सेज करते हो। तो उसमें आप रिसर्चेस क्या कर सकते हो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। तो यूनिवर्सिटीज में आप यूनिवर्सिटी के टीचिंग मेथड को देख सकते हो, टीचिंग लर्निंग मेथड्स को, कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है। तो डिफरेंट अदर मेथड्स के लिए आप बोल सकते हो, या फिर आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। करिकुलम रेलिवेंस क्या है टर्शरी लेवल का, कि जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके करिकुलम में, पाठ्यक्रम में, तो वो उनकी स्किल्स को एनहांस करेंगी। फॉर एग्जांपल बीएड में आप जो पढ़ रहे हो, क्या वो पढ़ाने से आपको, या एमएड में जो पढ़ रहे हो वो पढ़ाने से क्या आपको हेल्प मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर में, या फिर जब आप टीचर बनोगे उसमें। तो करिकुलम रेलिवेंस है या नहीं है, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए, स्टूडेंट की रिटेंशन और सक्सेस रेट कितना है किसी भी कोर्स में, है ना, जब बच्चों को पढ़ाया जाए, ड्रॉप आउट रेट क्या है, उनके कॉजेज क्यों हैं, इतने सारे कॉजेज क्यों हैं, कि क्यों बच्चे जो हायर एजुकेशन में आते हैं, मोस्टली लड़कियां छोड़ देती हैं, शादियों की वजह से उनको पढ़ाया नहीं जाता इतना आगे। तो ये क्या रीजंस हैं, इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो, एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम बच्चों को प्रोवाइड करके आप, है ना। और एकेडमिक स्टाफ डेवलपमेंट के लिए, कि अब आपको सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, स्टाफ पर भी फोकस करना है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए टीचर्स को, है ना, ताकि उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिखाया जा सके, टेक्नोलॉजी यूज कर सके, और वो फिर बच्चों को आगे सिखा सके। तो इससे जिससे प्रोडक्टिविटी और टीचिंग क्वालिटी इंक्रीज होगी, तो जिससे आप क्वालिटी और इफेक्टिवनेस हायर एजुकेशन की एनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। सो उच्च शिक्षा महाविद्यालयों और विद्यालयों में से संबंधित अनुसंधान, विश्वविद्यालय शिक्षण एवं अधिगम, उच्च शिक्षा में शिक्षण विधियां, ये हम पढ़ चुके हैं, हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आप सुधार कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, कैसे। अगर आप डिजिटल टूल्स नहीं लेकर के आओगे तो आप सभी बच्चों तक एक्सेस नहीं दे पाओगे। जैसे अब हमारे पास डिजिटल टूल है, हम यूट्यूब के जरिए आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर आपको ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं, ऑफलाइन टीचिंग भी करा रहे हैं। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों की लर्निंग पर, सभी बच्चों को हम शिक्षा दे पाएंगे। अगर कोई एबसेंट भी है तो वो भी बार बार इस वीडियो को ये क्योंकि डल जाएगी, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तो आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं जब भी आप फ्री हैं। तो यूज ऑफ डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज, इस पर आप रिसर्च कर सकते हो, क्या और डिफरेंट रिसोर्सेज आप लेकर के आ सकते हो, खुद के एप्स बना सकते हो, जो कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिफरेंट एप्स में वो सॉल्व आउट हो सके। स्मार्ट क्लासरूम्स पे आप रिसर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग कैसे यूजफुल है बच्चों के लिए, क्या इनके ड्रॉबैक्स है ना। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स क्या है, मूक्स, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे कि स्वयं हो गया इंडिया का। तो ये बेसिकली आपको फ्री शिक्षा देते हैं, बस आपको सर्टिफिकेशन लेने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, बाकी आप फ्री कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या है कि इनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों बच्चे नहीं करते हैं स्वयं पर कोर्सेज। हमें तो मतलब मोस्टली लोगों को तो पता भी नहीं है कि स्वयं है क्या, यहाँ पर क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, किन के लिए होते हैं। ये बेसिकली हम इसलिए ही पढ़ते हैं जब हमारे नेट में ये पूछा जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों पे। सो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन लर्निंग आउटकम, तो टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है लर्निंग आउटकम्स पर, अफेक्टिवनेस और डिजिटल लर्निंग, या फिर स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड अचीवमेंट। तो इधर आप रिसर्च कर सकते हो। तो डिफरेंट एरियाज ऑफ रिसर्च, डिफरेंट एरियाज है जहाँ पर आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, और सुधार कर सकते हो, रिफॉर्म्स ला सकते हो। ओके, मॉडर्नाइज करने के लिए एजुकेशन को, और एक्सपेंड करने के लिए एक्सेस, की हर बच्चे तक पहुंच सके शिक्षा। सो इस शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी या क्षेत्रीय शिक्षा में प्रौद्योगिकी ये भूमिका का अध्ययन कराता है। सो नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन मतलब समाजशास्त्र में आप कर सकते हो कि कैसे आप एजुकेशन सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। कुछ ऐसा होता है, कभी ऐसा भी होता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे, हमारी एजुकेशन अलग हो रही है। तो वो नहीं होना चाहिए, सोशल फैक्टर्स को भी ध्यान रखना है, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड, सोशल क्लास और एजुकेशन को भी ध्यान रखना है। तो जब अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो, है ना, रिसर्च कर सकते हो और सुधार कर सकते हो। उसके बाद जैसे कल्चरल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, कि हमने बोल तो दिया कि अब डाइवर्सिटी को, दैट इज आप बोल सकते हो कि ज्यादा बढ़ावा दो, या फिर आप इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दो, या फिर आप दैट इज मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दो। बट आप देखते हो कि कोई टीचर नहीं कराती है मल्टीलिंगुअलिज्म को, या तो वो इंग्लिश के लिए, या फिर हिंदी के लिए, या फिर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज के लिए। तो उसमें आप कैसे सुधार ला सकते हो, उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, कि कैसे आप डिफरेंट भाषाओं का यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हो, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हो। जहाँ पर अगर टीचर कोई स्टेट में चले तो उसको उसकी लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ सुधार आप कर सकते हो। मल्टी कल्चरल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करी जाए, जहाँ पर डिफरेंट कल्चर के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, और इसको एक
लिमिटेशन की तरह ना देखा जाए, बल्कि एज अ बेनिफिट देखा जाए, जो बच्चों का बेनिफिट कर सके, जो सुधार कर सके। एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज। तो एजुकेशन का क्या रोल है सोशल चेंज में? एजुकेशन एज अ टूल फॉर एम्पावरमेंट, कैसे आप बढ़ा सकते हो बच्चों का नजरिया, या फिर आप बोल सकते हो कि बच्चों को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस चीज के लिए एजुकेशन पर आप अगर रिसर्च करते हो, तो इससे ऑब्वियसली बच्चों पर सुधार होगा, और बच्चों की शिक्षा पर सुधार होगा, साथ ही साथ टीचर्स का भी सुधार होगा, है ना? वो भी अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। सो एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन हम हमेशा हमें देखना चाहिए, जिसकी वजह से हम सोसाइटी से मिल करके हम एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र पर हम रिसर्च कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट इज द एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में हम बात करें तो कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल एजुकेशन। सिर्फ हम जो इंडिया में ही शिक्षा दी जा रही है उस पर रिसर्च ना करें, हम अपने आप को कंपेयर करें इंटरनेशनल एजुकेशन से, कि कैसे उनकी शिक्षा हमारी शिक्षा से अच्छी है, या फिर हमारी शिक्षा उनकी शिक्षा से अच्छी है, और क्या हम उनके जैसे यहाँ पर सुधार ला सकते हैं। तो कंपैरेटिव क्रॉस नेशनल और क्रॉस कल्चरल स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे कि असम में कैसे शिक्षा दी जाती है, और हरियाणा में कैसे शिक्षा दी जाती है, कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, कैसे वहाँ के और यहाँ के टीचर्स अलग हैं, डिफरेंट हैं, है ना? या फिर आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी मिलकर के रिसर्च कर सकते हो। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट होते हैं, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड या फिर फिनलैंड से रिलेटेड, जहाँ पर आप कंपैरिजन करते हो कि कैसे हमारी और उनकी जो एजुकेशन है वो डिफरेंट है। तो क्रॉस कल्चरल स्टडीज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, कंपैरिजन ऑफ करिकुला, पेडागोजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए डिफरेंट सिस्टम की। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? रिसर्च कर सकते हो ग्लोबल एजुकेशन ट्रेंड्स और चैलेंजेस, जैसे क्या हमें लग रहा है कि यहाँ पर हमें चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, या फिर क्या दूसरी कंट्री की शिक्षा में क्या चैलेंजेस चुनौतियाँ आती हैं। तो आप वहाँ पर रिसर्च कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन से कैसे हमारी एजुकेशन अफेक्ट हो रही है ना, पॉजिटिव अफेक्ट हो रही है या फिर नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है, इंटरनेशनल असेसमेंट क्या है, और हम क्या सुधार ला सकते हैं अपनी शिक्षा में। तो यहाँ पर आप नेशनल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो ग्लोबल इंसाइट्स देख करके, मतलब हर हर कंट्री की आप शिक्षा देख करके, जान करके, क्योंकि अब तो आप जहाँ पर भी इंटरनेट खोलोगे तो आप हर तरह की जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है, उनका करिकुलम है ना, या फिर उनके जो रिफॉर्म्स है, उनकी जो एजेंसीज हैं, उनको देख सकते हो, उनसे अप्रोच कर सकते हो, अपनी शिक्षा में सुधार ला सकते हो। आप वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो उनके कंट्री में जा करके, और जो वहाँ के सुधार है वो यहाँ पर लेकर आ सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो स्टूडेंट, ये था हमारा, दैट इज द एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, है ना? तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और रिसर्च प्रोसेस की बात करें तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया था कि हम रिसर्च कैसे करते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।